नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल एंड वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे ट्विन फ्लेम इस प्लैनेट पे लॉयल्टी की एनर्जी लेकर आए हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस प्लैनेट को इस वक्त लॉयल्टी की एनर्जी की। पर ऐसा क्यों है कि ट्विन फ्लेम्स ऐसा कर पाएंगे और बहुत सारे 3D लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, संसारिक लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे? उसके पीछे ये रीज़न है कि ट्विन फ्लेम्स की प्रोग्रामिंग, जो संसारिक प्रोग्रामिंग है, वो बड़ी मुश्किल से होती है। इसीलिए इतनी प्रोग्रामिंग होने के बाद, इतना ट्रॉमा झेलने के बाद, इतने हार्ट ब्रेक्स, बिट्रेयल्स, ये सब झेलने के बाद भी ट्विन फ्लेम्स हमेशा सोर्स से कनेक्टेड रहते हैं और एक लेवल ऑफ वैराग्य उनमें होता है। इसी गिफ्ट की वजह से वो सॉलिट्यूड फेज को अंडरस्टैंड कर पाते हैं और हर जितने भी ट्विन फ्लेम के फेजेस और स्टेजेस होते हैं, क्योंकि वो थोड़े स्लो भी होते हैं, इतनी जल्दी फलीभूत नहीं होते, इतनी जल्दी मैनिफेस्ट नहीं होते, वो हर एक स्टेज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग दूसरे लोगों की तरह नहीं होती। यानी कि प्रोग्रामिंग तो उनकी होती है, हर किसी के बराबर ही होती है, लेकिन जो प्रोग्रामिंग का असर है वो उन पे और लोगों के मुकाबले कम होता है। तो फिर वो मैन्यूवर कर लेते हैं और जो भी मैट्रिक्स रियलिटी होती है उसको डीकोड कर लेते हैं, उससे बाहर निकल जाते हैं। कई दफ़े उनको ऐसे पार्टनर्स मिलते हैं, फॉल्स ट्विन्स, कार्मिक्स, इवन जो उनके एक्चुअल ट्विन फ्लेम्स भी होंगे, या फिर कोई और सिचुएशन रिलेशनशिप वाइज, नार्सिसिस्टिक फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, पार्टनर्स एक्सेट्रा। इन सब के बावजूद वो इकलौते ऐसे होते हैं जो सबके बीच में रहते हुए, सारी चीज़ें करते हुए सांसारिक मोह माया के बंधनों से दूर होते हैं। और जो इल्यूजन और डिल्यूजन का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सा पर्दा होता है जो पूरी दुनिया पे होता है, नेचुरली भी होता ही है, वो इन पे थोड़ा कम होता है। ऑफ कोर्स एक समय ऐसा होता है जब ये भी टोटली प्रोग्राम होते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके वो दूसरों को आसानी से माफ़ कर पाते हैं। मतलब जैसे जैसे उन्हें समझ में आने लगता है कि हाँ, एक टाइम पे आई वॉज ऑल्सो प्रोग्राम्ड, और प्रोग्रामिंग के जो भी इल्यूजन डिल्यूजन प्रोग्रामिंग देती है उसके अंतर्गत रह के या फिर उसके प्रभाव में रह के मैंने कुछ स्टेप्स लिए लाइफ में, मैंने कुछ चीज़ें करी, ऐसा वो सोचते हैं, जिसकी वजह से उनके मन में कंपैशन की भावना आ जाती है। बट क्योंकि उनका वैराग्य बहुत स्ट्रांग होता है और क्योंकि उनमें दिमाग ज़्यादा आ जाता है, विजडम आ जाती है इनर वर्क कर करके, और लविंग आ जाती है, काइंडनेस आ जाती है, लविंग एंड काइंडनेस एंड कंपैशन, ये तीन चीज़ें उनमें भर जाती है। तो जिसकी वजह से वो दूसरों को जब देखते हैं तो हर बार रिएक्टिव नज़रों से नहीं देखते। जब मैं कहती हूँ कि वो इतने रिएक्टिव नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होते, उन्होंने भी रिएक्शन दिए होते हैं। वो ऐसे भी नहीं होते कि बिल्कुल प्योर प्रिस्टीन फॉर्म में होते हैं, बिल्कुल कोई गलतियाँ ही नहीं करते, मिस्टेक्स ही नहीं करते। हाँ, लेकिन उनमें एक कॉन्शियसनेस का लेवल ज़्यादा होता है, अवेयरनेस का लेवल ज़्यादा होता है, जो बचपन में भी होता है, जिसकी वजह से उनकी बहुत सारे सांसारिक लोगों से बनती नहीं है, या वो सांसारिक सेटअप में खुश नहीं रहते, या फिर उनके अगेंस्ट लोग गैंगअप हो जाते हैं, उनको बुली किया जाता है, या उनको तरह तरह की यातनाओं को सहना पड़ता है, मानसिक लेवल पे, इमोशनल लेवल पे और कई दफ़े फिजिकल लेवल पे भी। लेकिन इसके बावजूद वो बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। और जब डॉर्मेंट उनकी कुंडलिनी हो जाती है एक टाइम के बाद, जब ये प्रोग्रामिंग अपना पूरा का पूरा असर दिखा चुकी होती है, जो कि बचपन से ही शुरू हो जाती है, वोम से ही शुरू हो जाती है, फिर जब उनका हार्ट ब्रेक होता है या उनको ट्रू लव होता है, उनकी तरफ से तो ट्रू ही होता है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि उनको लगता है कि बस अब बहुत हुआ, अब मुझे अपनी लाइफ को इसी तरह से जीना है और सत्यता के साथ जीना। और सत्य की जब उनको टोटली तलाश होने लग जाती है, तब उनकी जो डॉर्मेंट कुंडलिनी होती है वो फिर से राइज अप होने लग जाती है। अब बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स इस प्लैनेट पे आए हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन को, डिसओरिएंटेशन की प्रॉब्लम को हील करने के लिए, लॉयल्टी पैटर्न्स को हील करने के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे टेम्पलेट्स होते हैं जिन्होंने खुद भी फेस किए होते हैं, विटनेस किए होते हैं, खुद भी उनको बहुत दुख पहुंचा होता है, तकलीफ पहुंचा होता है। और चीटिंग और लाइंग और डिसलॉयल्टी का मतलब क्या होता है? जो भी इस तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं जिसमें कोई कैंडलस्टाइन अफेयर चलता है या किसी तरीके का धोखेबाजी होती है, डिसऑनेस्टी होती है, ये सबसे ज़्यादा लोगों को तब तड़पाते हैं जबकि उनमें झूठ होता है, उसमें कुछ छुपाया जाता है, किसी प्रकार की, जैसे मैंने कहा कैंडलस्टाइन, सीक्रेसी होती है, तो वो सबसे ज़्यादा हर्ट करती है। लेकिन अब आप ये देखिए कि लॉयल्टी का असली मतलब क्या है। आप जिससे प्रेम करते हैं, आपके जो भी पार्टनर है, उनके प्रति लॉयल रहना। और लॉयल्टी का सबसे बड़ा मेजर होता है सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में। अगर तो आप ए सेक्सुअल रिलेशनशिप में हैं तो भी कई दफ़े ऐसा देखा गया है कि लोग किसी को शेयर नहीं कर पाते हैं, कि ए सेक्सुअल होने के बावजूद, मतलब कनेक्शन इस तरीके का होता है,
लेकिन इसको मैं इस तरह से इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आजकल की जो मीडिया प्रोग्रामिंग हो रही है, आप जहाँ भी जाइए, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो विदेश हो, एक तरीके का वॉर भी चल रहा है और एक तरीके का क्लैश भी चल रहा है और एक तरीके की यूनिटी भी है। मतलब विदेशों में भी आजकल इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देने लग गए हैं, फैमिली वैल्यूज़ को, रिलेशनशिप्स को, लॉयल्टी को, और साथ रहने को, पेशेंस को, दूसरों के साथ रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग बनाने को, एक्सेप्टेंस को। क्योंकि क्या होता था कि हमने देखा वेस्ट में बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस है, सब अपना अपना कर रहे हैं, तो धीरे धीरे भारत में भी या ईस्टर्न कंट्रीज़ में भी ये चीज़ आने लगी। लेकिन क्योंकि यहाँ के कल्चरल जो भी फॉर्मेट्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ की रूट्स जो आपस में फैमिली बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, माता पिता के बच्चे से, बच्चे के माता पिता से, ये सब कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे वो चीज़ आने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई। और दूसरा, यहाँ पे एक देखने के लिए, मेजर करने के लिए एक चीज़ थी, लेकिन आपने हमेशा ये चीज़ देखी और सुनी होगी कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन दी अदर साइड। सो जिस तरह से वेस्ट को ये लगने लगा कि ईस्ट की ज़िंदगी बेटर है, ईस्ट वालों को लगने लगा कि वेस्ट की ज़िंदगी बेटर है, पर इसकी वजह से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डायनामिक क्रिएट हो गया, जैसे कि ट्विन फ्लेम असेंशन वर्ल्ड। अब ट्विन फ्लेम दरअसल है तो इंडिया से आया हुआ एंशिएंट इंडियन कॉन्सेप्ट है, जो कि शिव शक्ति को दर्शाता है, अर्धनारेश्वर शक्ति को दर्शाता है। तो जब ये शिव शक्ति एनर्जी किसी एक व्यक्ति में होती है तो उसके अंदर इनर वर्क की भावना, वैराग्य की भावना, सत्य को खोजने की भावना बचपन से ही होती है, बड़ी तीव्र होती है। लेकिन क्योंकि उनको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है और एक प्रेम, अटैचमेंट, ये सब बचपन से हमारे आसपास होता है, तो बहुत सी उन चीज़ों को दबा दिया जाता है ये कह के कि ये सोसाइटी के लिए सही नहीं है, या लाइफस्टाइल के लिए सही नहीं है, और ये फिट नहीं बैठेगी आगे जाके। मतलब तुम इस तरह से अगर बिहेव करोगे तो तुम खुश नहीं रहोगे। पर जैसे जैसे वो लोग बड़े होते जाते हैं आगे जाके, मतलब ऐसा नहीं होगा कि अर्ली टीन्स में आपको पता चल जाएगा या फिर आपको अर्ली 20s में पता चल जाएगा। कईयों को पता चल रहा है, आजकल जो थर्ड वेव ऑफ वॉलंटियर्स आ रही है वो टीनेज से ही बिल्कुल श्योर है कि नहीं हमें ऐसा चाहिए और वैसा चाहिए। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम्स आ गई है, सेक्सुअल कन्फ्यूजन आ गया है, बहुत सारी तरह की ओरिएंटेशन आ गई, जेंडर की डिसओरिएंटेशन आने लग गई है, लोग अपने जेंडर से ही खुश नहीं है। पहले कम से कम अपने जेंडर से तो लोग खुश थे, अब जेंडर को लेके कन्फ्यूजन आ रही है क्योंकि लाइफस्टाइल में बदलाव आ गया है, बच्चों को बड़ा करने के तरीके में बदलाव आ गया है, हमारी सोच में बदलाव आ गया है। और जब हद से ज़्यादा इंडिपेंडेंस आ जाती है तो वो हद से ज़्यादा इंडिपेंडेंस नहीं रहती है, वो आप कह सकते हो कि एक अलूफनेस हो जाती है, एक रनिंग अवे हो जाती है, एक तरीके की सोसाइटी की एस्केपिज्म हो जाती कि मैं इस सिचुएशन में खुश नहीं हो सकता या हो सकती, तो लेट मी रन अवे फ्रॉम इट। ठीक है, तो इसी वजह से जो भी वेस्ट के लोग थे उन्होंने ईस्टर्न चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, चाहे वो फूड हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो फैमिली पैटर्न्स हो, और ईस्ट वालों ने वेस्ट वालों को फॉलो करना शुरू कर दिया। और इसका इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ये भी है कि जब मैं एकांतवास में जाती थी, ट्रैवल करती थी सम प्लेस एल्स, तो मुझे बहुत सारे फॉरेनर्स मिले, बहुत सारे विदेशी लोग मिले जिन्होंने मुझे ये बताया कि वो काफ़ी महीनों से इंडिया में है या नेपाल में है और उनको ऐसा यहाँ पे रहना बहुत पसंद है। वो यहाँ पे 6-6, 7-7 महीनों तक रहते हैं कई दफ़े, और पैसे जोड़ते हैं, सेव करते हैं, यहीं पे आते हैं और अपना समय बिताते हैं। तो मैं इस बात को लेके बहुत हैरान हो गई क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में देखा था लोगों को विदेश की तरफ जाते हुए, कि ज़्यादातर लोग ये कह रहे थे कि हम फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, वहाँ पे इनकम अच्छी है, लाइफस्टाइल अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, तो हम तो वहीं जाके रहेंगे। और ये लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं। तो जब मैंने उनसे बातचीत करी तो उन्होंने मुझे ये बताया कि यहाँ पे आध्यात्मिक एनर्जी ज़्यादा अच्छी है। हाँ, यहाँ पे भीड़ भड़ाका है, हाँ यहाँ पे बहुत लोग हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे अनकंडीशनल लव बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे यूनिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ की वाइब्रेशन बहुत हाई है। तो मुझे ये चीज़ समझ में आने लगी कि ईस्ट वाले वेस्ट में जा रहे हैं मटेरियलिज्म के चक्कर में, और वेस्ट वाले ईस्ट में आ रहे हैं स्पिरिचुअलिज्म के चक्कर में। ठीक है, और माइंड बॉडी सोल का कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, मतलब तीनों चीज़ें आपकी बैलेंस में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि माइंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, सोल का कनेक्शन बहुत कम है, बॉडी एकदम अनहेल्दी है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। या फिर आप बहुत सारा फिटनेस कर रहे हैं लेकिन आपकी जो मेंटल कंडीशनिंग है वो ठीक नहीं है, या फिर आपका सोल से आप टोटली डिस्कनेक्ट हो, टोटली बॉडी में ही चले गए हो, अब आप बस बॉडी 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 दिन रात कर रहे हो। ठीक है, या तो फिर अब आप टोटली सन्यासी बन गए हो, आपने एक गुफा बना ली और आप एक गुफा में रह रहे हो और आप फेस ही नहीं कर रहे हो रियलिटी को कि आपकी
फैमिली की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे हो, यानी कि वो चीज़ें कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। संन्यास लेना अच्छी बात है और इनर वर्क करना तो दुनिया की सबसे अच्छी बात है, मतलब टॉप मोस्ट थिंग होनी चाहिए। लेकिन ये भी गलत होता है कि आपके हाथ में एक नन्हा सा बच्चा है या फिर आपके ऊपर कोई बहुत बीमार व्यक्ति आश्रित है, कोई बहुत बुजुर्ग है, जिनकी आपको एक्चुअली में ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आपका मन भी नहीं मानेगा अगर आप उनको छोड़ के कहीं चले जाते हो अपना इनर वर्क करने या खुद को ढूंढने या पहचानने, क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग के कोई इनर वर्क नहीं कर सकता। इनर वर्क करना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए ट्विन फ्लेम्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रह के, संसार में रह के इनर वर्क करना, संसार में रह के वैराग्य को एक्सेप्ट करना, अंडरस्टैंड करना और ब्लेंड इन करना, ये सीखने के लिए ट्विन फ्लेम्स यहाँ पे आते हैं। और शुरू शुरू में तो ऑब्वियसली उनको भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे असेंशन होने लगता है, ये एनर्जी जो इनके अंदर है, जो स्प्लिट है या जो पोलैरिटी में है या जो एक दूसरे से रुष्ट है या जो एक दूसरे को नहीं समझती है, धीरे धीरे यूनिटी में आने लग जाती है। जैसे जैसे ये यूनिटी में आने लग जाती है, यूनियन जो अंदर होता है वो बाहर भी दिखने लग जाता है। अब इसमें भी एक थिन लाइन है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंटरनल वर्ल्ड में एक अलग ही अनुभूति हो रही है। इसीलिए दूसरों को दिखने में लग सकता है कि भाई इसकी एक्सटर्नल रियलिटी तो ऐसी है वैसी है, मगर देखो इंटरनली तो ये सुखी है। पर इस सुख का अनुभव उसी को होगा जो उस जोन में है। जो उस जोन में नहीं है उसको उस सुख का अनुभव नहीं होगा। इसीलिए फिर आ जाती है कंपनी। तो फिर उनको वैसी ही कंपनी रखनी चाहिए जैसी उनको सूट करे, या उनको अपने माइंड को वैसी चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाहिए जो उनको सूट रहे। उनको अपनी फिटनेस के बारे में सोचना चाहिए। अगर घर के बाकी लोग रात के 12 बजे खाना खाते हैं तो उनको 12 बजे नहीं खाना चाहिए, उनको 7-8 बजे ही खाना चाहिए। अगर घर के बाकी लोग बहुत संसारिक हैं तो कोई बात नहीं, वो संसारिक दुनिया में रहे, लेकिन मैं तो अपना इस तरीके से काम करूंगा या करूंगी। लेकिन मुझे उन पे आश्रित भी नहीं होना और मुझे टोटली इग्नोर भी नहीं करना। अगर किसी के प्रति कोई ड्यूटी बनती है तो वो कर लो। कोई प्रेजेंस कहीं पे देनी बहुत ज़रूरी है या कहीं पे जाना ज़रूरी है, कहीं पे उठना बैठना ज़रूरी है तो कर लो। लेकिन जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे ज़बरदस्ती करना भी ठीक नहीं है। तो इस तरह से धीरे धीरे ट्विन फ्लेम्स ब्लेंड इन करने लग जाते हैं। अब ट्विन फ्लेम्स इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि रिलेशनशिप में लॉयल्टी की बहुत ज़रूरत है। लेकिन आप जानते हैं आजकल क्या हो रहा है, फिल्मों में क्या दिखा रहे हैं, टेलीविज़न शोज़ में क्या दिखा रहे हैं, वेब सीरीज़ में क्या दिखा रहे हैं, हर जगह लिटरली गलत ही दिखा रहे हैं। लस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, वायलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं, झूठ को बढ़ावा दे रहे हैं, व्यभिचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, यूथ को गलत शिक्षा दी जा रही है और बच्चों का जो माइंड है वो गलत तरीके से प्रोग्राम हो रहा है। सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो रहा है। एजुकेशन ऐसी है जो उनको बहुत ज़्यादा एनवियसनेस और कंपटीशन में डाल देती है, या फिर एक बहुत कम उम्र से ही एक रेस में वो घुस जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आने की होड़ में छोटे छोटे मासूम बच्चे फंस जाते हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा कंज्यूमरिज्म आ गया है, न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई बहुत ज़्यादा। न्यूक्लियर फैमिलीज में ये हो रहा है कि अब बच्चों को वो जो बड़े बुजुर्ग कहानियाँ सुनाते हैं या जो कल्चरल बातें करते हैं वो नहीं है, त्योहारों का पता नहीं है और बहुत सी चीज़ों का पता नहीं है, बेसिक चीज़ों का भी पता नहीं है और कोई क्वेश्चन भी नहीं करता। जैसे कि जब मैं उज्जैन गई थी तो उज्जैन जाने से कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला था, बहुत इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, धरती का जो एक्चुअल प्राइम मेरिडियन है वो उज्जैन है, वो महाकालेश्वर में है, महाकालेश्वर ही है वो। लेकिन पढ़ाई ये कराई जा रही है स्कूल में कि ग्रीनविच लंदन में यूके में प्राइम मेरिडियन है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग पढ़ाई कराई जा रही है। ठीक है, जितनी भी हिंदू कैलेंडर बनते हैं, विक्रम संवत के कैलेंडर बनते हैं, जितनी भी कुंडलियां बनती है, इनमें जो भी कैलकुलेशन की जाती है इसमें भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। इस कैलकुलेशन में जो प्राइम मेरिडियन है वो हमेशा उज्जैन के महाकालेश्वर को ही लिया जाता है। तो इसी से सब कुछ काम होता है। तो जो सनातन धर्म है वो अभी भी उसी हिसाब से चल रहा है और जो लोग उसे वैसे चला रहे हैं वो सही जा रहे हैं। जैसे कि सनातन धर्म के हिसाब से, मैं तो इसे सनातन धर्म भी नहीं कहती हूँ, मैं तो इसे इंडिजिनस कल्चर कहती हूँ, क्योंकि सनातन धर्म बोलने से कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि रिलीजियस बात हो रही है। लेकिन अगर आप इंडिजिनस
सिस्टम को फॉलो करते हो, नेचर के सिस्टम को फॉलो करते हो, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और आपको रात को 10-11 बजे तक सो जाना चाहिए। लेकिन बहुत मुश्किल होता है इस रूटीन में आना, क्योंकि आजकल की दुनिया में सारे लोग निशाचर हो चुके हैं। और निशाचर उन्हें कहते थे जो असुर होते थे, पहले के ज़माने के असुर को निशाचर कहते थे, क्योंकि वो रातों को जागते थे, रातों को घूमते थे। जब हम छोटे होते थे तो आधी रात को जब यूज़ किया जाता था किसी कॉन्वर्सेशन में, तो कुछ इस तरह से कहा जाता था कि आधी रात हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा रात हो गई। जैसे आधी रात को उसका फ़ोन आया या आधी रात को ऐसी आवाज़ आई और हम उठ गए। लेकिन आज की डेट में तो आधी रात को ही लोग ज़्यादातर सोने जाते हैं और वो उसी हिसाब से उठते हैं जिस हिसाब से उनका अगले दिन ऑफिस होता है। अगर 8 बजे जाना है तो 7 बजे उठेंगे, 9 बजे जाना है तो 8 बजे उठेंगे। मतलब कि कोई टाइमलाइंस सेट ही नहीं है। और ऐसा करने से हमारी हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि हम जितना लेट खाते हैं उतना ही लेट हमारी आँख खुलती है। अगर आपको जल्दी उठना है ना नेचुरली, या जल्दी सोना है, या फिर अपने रूटीन को सही करना है, तो आप रात को टाइम पे या शाम को टाइम पे खा के बैठ जाओ। उसके बाद 7-8 बजे के बाद आप कुछ भी मत खाओ, तो आपको ऑटोमेटिकली, अगर आपकी रूटीन सही भी नहीं है ना, तो आपको 12-11 बजे तक आपको नींद आने लग जाएगी। और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका जो बॉडी का साइकिल है वो अपने आप ऑटोमेटिकली समय पे आ जाएगा। सुबह आपको खुद ही आपकी नींद खुल जाएगी और आप पूरे दिन फ्रेश रहोगे। ऐसा ही हमारा खाना है, जितना आप ऑर्गेनिक खाना खाओगे, जितना आप क्लीन खाना खाओगे, जितना आप अच्छा खाना खाओगे, वेजिटेरियन खाओगे, उतना आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका माइंड अच्छा रहेगा, आपके थॉट्स अच्छे रहेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों को अब हटा दिया गया है। एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर हम चल रहे हैं जिसमें कि हमारी जो लाइफ है वो डिवाइन या ह्यूमन लाइफ नहीं रही है, वो कुछ और ही बन गई है। और वेस्ट में अब इस ईस्टर्न लाइफ को, ईस्टर्न जीवन शैली को, ईस्टर्न पद्धति को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। और ट्विन फ्लेम शब्द भी वेस्ट से ही आया है इंडिया में, बाय द वे, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को नहीं डिस्कस कर रहे थे। मतलब जब मैंने बुक लिखी थी 2011 में, इन द नेम ऑफ लव, अ जर्नी ऑफ फाइंडिंग योर अल्टीमेट सोलमेट, उस टाइम पे मुझे नहीं याद या मुझे नहीं लगता कि लोगों को इसके बारे में पता था। इसीलिए मुझे अल्टीमेट सोलमेट एक कॉइन करना पड़ा था, कि भाई जो कि ट्विन फ्लेम का मतलब भी वही है, ताकि लोगों को मैं समझा सकूं कि एक अल्टीमेट सोलमेट होता है और फिर आपकी जर्नी ऐसी होती है और आपको अंतर मन में जाके आप उस प्रेम को आपको खोजना पड़ता है। मतलब उस वक्त बड़ा मुश्किल होता था समझाना। लेकिन आज की डेट में या पिछले कुछ सालों से मैंने देखा है कि एटलीस्ट स्पिरिचुअल कम्युनिटी में ट्विन फ्लेम वर्ड ऐसा नहीं कि किसी ने पहली बार सुना। स्पिरिचुअल कम्युनिटी में लोगों ने सुना होता है। कुछ जो इसी जर्नी से जुड़े हुए होते हैं वो खुद ही रेजोनेट हो जाते हैं और खुद ही इसकी तरफ, ऐसे जैसे मैग्नेट की तरफ आता है ना मेटल, वैसे ही अट्रैक्ट होते हैं। तो वो नेचुरल है। अगर आपके अंदर शिव शक्ति एनर्जी स्ट्रांग है, अगर आप इसी काम के लिए धरती पर आए हो, तो बिना किसी के कहे ही आपके दिमाग में वो वर्ड ऐसे छप जाएगा। जैसे मेरे साथ भी हुआ था, जब मैंने पहली बार सुना था ट्विन फ्लेम, बचपन में सुना था सोलमेट, तो वो भी ऐसे छप गया था दिमाग में, हटा ही नहीं। उसके बाद फिर मेरे दादाजी से मैंने पूछा, फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया सोलमेट ये होता है, वो होता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपका सोलमेट कौन है, अच्छा ऐसे है, ये है, ओके फाइन। मरने के बाद सोलमेट का क्या होता है? तो आई यूज्ड टू आस्क दोज क्वेश्चंस। आई वाज प्रॉबेबली 4 or 5 years old एट दैट टाइम। फिर एकदम से मैंने कहीं पे ट्विन फ्लेम शब्द सुना और वो भी मेरे दिमाग से नहीं गया। और मैंने आज तक जितने भी लोगों से इस बारे में बात की है जो ट्विन फ्लेम जर्नी से रेजोनेट करते हैं, इस जर्नी में है, उन्होंने भी मुझे यही बताया कि जब उन्होंने पहली बार इस शब्द को सुना तो वो उनके माइंड में रजिस्टर हो गया। लेकिन उनके साथ 7 और लोग, 8 और लोग, 10 और लोग बैठे हुए थे, उनके माइंड में वो शब्द उस तरह से रजिस्टर्ड नहीं हुआ। और ये हम अपनी फैमिलीज में भी देखते हैं, ये हम अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखते हैं, हर जगह देखते हैं, राइट। तो अब आती हूँ मैं यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे। तो जैसा कि हम आजकल मीडिया में देख रहे हैं, मीडिया में दिखाया जा रहा है लॉयल्टी नहीं है, क्योंकि हम लोग सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं, सेलिब्रिटी का कल्चर है, ठीक है। अब आप मानो या ना मानो, या आप इससे एग्री करो या ना करो, मोस्ट ऑफ यू एग्री करोगे, लेकिन शायद कुछ एक आधे नहीं करेंगे। लेकिन जब भी आप अपनी फैमिली के साथ कहीं भी बैठोगे, रेस्टोरेंट जाओगे, खाना खाने जाओगे, या घर पे भी बैठे होगे, कुछ नॉर्मल बात भी कर रहे होगे, तो किसी ना किसी मूवी का जो कि ऑन गोइंग होगी उसका जिक्र हो रहा होगा, या फिर किसी मूवी में जाने का प्लान बन रहा होगा, या फिर किसी सीरियल का जिक्र हो रहा होगा, या फिर किसी टीवी शो की बातें हो रही होंगी, या फिर हम लोग सब साथ में बैठ के उन्हें देखते भी होंगे। तो इतना ज़्यादा असर होता है कंटेंट का हमारी ज़िंदगी में।
लेकिन जब आप ट्विन फ्लेम असेंशन जर्नी में आने लग जाते हो, जितना जितना डीप जाते हो, तो आप कंटेंट को वैसे नहीं देख पाते या कंज्यूम नहीं कर पाते जैसे बाकी लोग करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि जिस तरीके का कंटेंट मुझे पसंद है, एक टाइम था कि मुझे वैसे लोग ढूंढने से भी नहीं मिलते थे, लेकिन अब मुझे ऐसे लोग आसानी से मिल जाते हैं। चाहे इतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं, मतलब ज़्यादा ही हैं, पहले के हिसाब से तो ज़्यादा ही हैं, लेकिन हाँ, जो ये मेन स्ट्रीम का जो एक लोगों के मन में जो एकदम कनेक्शन है, जैसे वो भगवान की तरह पूजा करते हैं सेलिब्रिटीज़ की, वो लिटरली सेलिब्रिटीज़ को भगवान की तरह ही पूछते हैं, दिन रात उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में टॉक्स करते हैं, डिस्कशन करते हैं, बातें करते हैं, उनको डिफेंड करते हैं, ये सब वो दिन भर करते हैं। और इस चीज़ से ये नहीं हम कह सकते कि सिर्फ यूथ ही इससे जुड़ा हुआ है, बूढ़े बुजुर्ग भी इसमें बहुत ज़्यादा शामिल हैं। हर उम्र के लोग, हर जेंडर के लोग, हर प्रकार के लोग के अपने अपने ऐसे कुछ हैं पात्र, किरदार, कैरेक्टर्स, कुछ ना कुछ लोग हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और उनके बारे में दिन रात सोचते हैं और उनके प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर आप किसी भी चीज़ को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट की नज़र से देखो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब ये आप रोज़ रोज़ देखते हो, सुनते हो, तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नॉर्मलाइज होने लग जाती हैं। जो बातें आज से 10 साल पहले तक कहीं सुनाई भी नहीं देती थी, अब वो नॉर्मलाइज हो चुकी हैं। तो जैसे कि होमोसेक्सुअलिटी है, बायसेक्सुअलिटी है, ये सब किसी ज़माने में डिस्कस ही नहीं होता था। मुझे याद है जब हम लोग काफ़ी छोटे थे तो हमने पहली बार सुना था ये सब के बारे में, और मैंने अपनी मॉम को बताया था और उनको तो 440 वोल्ट का झटका लग गया था जब उन्होंने पहली बार ये बात सुनी थी। तो मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया था कि ऐसा होता है रिलेशनशिप, क्योंकि मेरे लिए नॉर्मल था, मतलब हम लोग बाहर जाते थे, पार्टी करते थे, क्लबिंग करते थे, तो मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे जो कि होमोसेक्सुअल्स थे या फिर जो क्रॉस ड्रेसिंग कर रहे थे, तो मैंने उन्हें बता दिया। एक आधों को घर भी हम ले आए कभी ऐसे घूमते फिरते, तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा शॉक हो गए। लेकिन आज की डेट में पेरेंट्स उतने शॉक नहीं होते। आज की डेट में छोटे छोटे बच्चे भी आके बता देते हैं बहुत सी ऐसी बातें कि उनकी सेक्सुअलिटी ये है, जो कि हमें शायद पता भी नहीं थी। तो कहने का मतलब है कि ये इतना नॉर्मलाइज कैसे हो जाता है? ये नॉर्मलाइज होता है मीडिया की वजह से, प्रोग्रामिंग की वजह से। लेकिन ये जो ट्विन फ्लेम है ना, इनके अंदर कुछ ऐसी मशीनरी है या कोई ऐसा डीएनए है कि ये इतनी आसानी से किसी भी चीज़ में, स्पेशली जब इनकी कुंडलिनी राइज हो जाए, जब तक कुंडलिनी जागृत नहीं होती है, जब तक डॉर्मेंट होती है, तब तक तो कह सकते हैं कि ठीक है, कोई ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं। पर जैसे वो जागृत होने लगती है तो फिर वो बहुत सारी चीज़ों को क्वेश्चन करने लग जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर वो फेज़ आता है जब उनको इतनी इनर विजडम आ जाती है कि वो ये कहने लग जाती है कि ठीक है, अगर सामने वाला बंदा मेरे तरीके का नहीं है या उसकी थॉट पैटर्न, एनर्जी मुझसे मैच नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे नाराज़ हो जाऊं, जज करूं या मैं अनकंफर्टेबल फील करूं। मुझे उसको एक्सेप्ट करना ही है, बट एट द सेम टाइम मुझे खुद को भी एक्सेप्ट करना है। अगर मैंने खुद को 100% एक्सेप्ट कर लिया तो मैं उन लोगों को भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जो कि एडिक्टेड है इस वक्त, जो कि वुंडेड हैं और बहुत ज़्यादा संसारिक हैं, जो कि हमेशा अशांति में रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और फिर भी बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट होते हैं। तो टॉक्सिसिटी को छोड़ते भी नहीं है और टॉक्सिसिटी की कंप्लेन भी बहुत ज़्यादा करते हैं और फिर खुद पे वर्क भी नहीं करते हैं और कोई सुधार भी नहीं करना चाहते, इनर वर्क भी नहीं करना चाहते। जो जैसा है वैसा ही है, मतलब वो चलता ही रहता है उनका लाइफ लॉन्ग। ठीक है, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम्स इस प्लैनेट पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि वो एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं, और अगर जैसे मान लो एक ट्विन फ्लेम ने डिसाइड कर लिया, मतलब उसने हर्मिटेज कर लिया, सेपरेशन फेज भी हो गया, इल्यूमिनेशन हो गया है, या फिर कह लो हार्मोनाइजेशन तक भी पहुंच गया। ये बहुत लंबा प्रोसेस है दोस्तों, ये 3-4 महीने में, 3-4 सालों में भी नहीं होता। ठीक है, मैं आपको आज पहले से ही डिस्क्लेमर दे देती हूँ। तो अगर आप ये सब समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड करें, रेजोनेट करें, तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आपने बहुत समय ऑलरेडी दिया है इस जर्नी को और अभी भी देना है। अब आप उस स्टेज पे आ गए हो कि अब आपके लिए आपका इनर वर्क प्राइमरी हो गया है और साथ में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज को भी मैनेज कर सकते हो। यहाँ तक आने का मतलब है थैंक यू भगवान जी, वी शुड बी एक्चुअली ग्रेटफुल टू गॉड एवरी डे कि हमें इनर वर्क करने का मौका मिल रहा है, हमें स्वाध्याय करने का मौका मिल रहा है। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब ये इतनी आसानी से
नहीं हो सकते मैनिपुलेट, या इतनी आसानी से वो फिल्में देखेंगे नहीं, इतनी आसानी से वो उस वाइब्रेशन से अट्रैक्ट होंगे नहीं, उन बातों से अट्रैक्ट होंगे नहीं, इरिटेट हो सकते हैं कभी कभी, क्योंकि सभी ऐसे एकदम ही ऐसे हिप्नोटाइज होके घूम रहे हैं जॉम्बीज की तरह। जॉम्बी होने का मतलब क्या है? जॉम्बी होने का मतलब ये ना कि आप जॉम्बी की तरह ही तो घूम रहे हैं सारे। जॉम्बीज की मूवीज लोग इसलिए ही तो देखना पसंद करते हैं आजकल, क्योंकि इतने सारे लोग जॉम्बीज बन चुके हैं, या इतने सारे लोग मशीन्स की तरह हैं। उनको बस जो कोड दे दिया, जो भी कोडिंग उनकी हो गई, जो भी उनको मैसेज दिखाया जा रहा है, वो उसी में चलते रहते हैं। तो ट्विन फ्लेम्स ऐसे होते नहीं है, और ये एनर्जी बहुत इन्फेक्शियस होती है। यानी कि सत्य चुभता जरूर है, हल्का सा बिटर होता है, लेकिन सत्य इन्फेक्शियस बहुत होता है। जिस इंसान में इंडिपेंडेंस होती है, इनर पीस होता है, जिसमें लव, कंपैशन, काइंडनेस होता है ना, उसको चाहे लोग पसंद ना करें, लेकिन वो फिर भी उसे पसंद करेंगे। जैसे कहते हैं ना कि यू कैन हेट मी, यू कैन लव मी, बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। इस एनर्जी को, इस शब्द को, जो कि रूलर्स हैं, डिमोनिक एजेंट्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ किया और हमको एंगेज कर दिया है ये सारी प्रोग्रामिंग में। लेकिन ट्विन फ्लेम्स जो हैं, अगर वो उसके बीच में भी बैठे, प्रोग्रामिंग के बीच में, वो उससे प्रभावित ही नहीं होते, उससे एंगेज ही नहीं होते, और सारा कुछ देखने के बाद, करने के बाद भी वो ये बोल देंगे कि हाँ ठीक है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने तो फिर भी ब्रह्मचर्य करना है, मैंने तो एसेक्सुअलिटी में रहना है, या फिर मुझे अपने पार्टनर के साथ ही कमिटमेंट में रहना है, कमिटेड रहना है, या फिर मुझे ये व्यवसाय करना है, या फिर मुझे इतना ही पैसा कमाना है, या फिर मुझे सेवा ही करनी है, या फिर मुझे स्वाध्याय ही करना है। मतलब वो इतने रॉक सॉलिड हो जाते हैं अपनी दिनचर्या में कि अगर मान लो, जैसे मैंने कहा कि बाकी सारे लोग रात के 12 बजे भी खाना खा रहे हैं, लेकिन जिसमें ट्विन फ्लेम एनर्जी होगी, या स्टार सीड पोटेंशियल एनर्जी, लाइट वर्कर जो भी होगा, उसने 7-8 बजे तक सेट हो जाना ही है, या फिर उसने किसी एडिक्शन पैटर्न में नहीं जाना। बाकी लोग कितने भी एडिक्टेड क्यों ना हो चारों तरफ, वो एडिक्टेड नहीं होगा। बाकी सब लोग बैठ के कुछ स्मोक कर रहे होंगे, ड्रिंक कर रहे होंगे, नॉनवेज खा रहे होंगे, वो अकेला बैठा हुआ खाएगा या खाएगी ही नहीं, ठीक है। वो अपनी जो भी उनकी एनर्जी, वो उसी में खुश है, और वो किसी को जज भी नहीं कर रहे। अब ये एनर्जी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस हो जाती है, क्योंकि जो उनको देख रहा होता है वो उस चीज़ से प्रभावित होता है। जैसे हम प्रोग्रामिंग में दिखाया जाता है ना कि कोई हीरो बन गया, कोई हीरोइन बन गई, अब वो वायलेंस दिखा रहे हैं, वो लस्ट दिखा रहे हैं, पर वो इतनी कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं, वो लस्ट को इतनी कॉन्फिडेंटली आपको दिखा रहे हैं, वायलेंस को इतनी कॉन्फिडेंटली दिखा रहे हैं, चीटिंग, लाइंग को इतनी कॉन्फिडेंटली दिखा रहे हैं, व्यभिचार को, वायलेंस को, चीटिंग को, लाइंग को, या जो हद से ज़्यादा कंज्यूमरिज्म है, मटीरियलिज्म है, इसको इतनी कॉन्फिडेंस के साथ दिखा रहे हैं, इतनी कॉन्फिडेंटली इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अगर वो गलत भी होता है तभी भी कई लोगों को लगता है वो सही है, और लोग उसका अनुसरण करने लग जाते हैं। सिमिलरली जब किसी ट्विन फ्लेम में सच्चा कॉन्फिडेंस आ जाता है, जब उसका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेटेड हो जाता है, वर्क करने लग जाता है, तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस होता है, मतलब वो नेचुरल होता है, उसमें उसको कुछ प्रोजेक्ट नहीं करना, कुछ दिखावा नहीं करना होता, फेक नहीं करना होता, उसका वो खुद ही हो जाता है। क्योंकि अब उसको किसी के लाइक से, डिसलाइक से, किसी की थम्स अप से, किसी के इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब वो चिल हो चुका है, उसको कुछ बुरा भी नहीं लग रहा, उसको कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा। अगर बुरा लगता है तो कह देता हाँ मुझे तो ये बुरा लगा, मुझे ठीक नहीं लगा। अगर अच्छा लगेगा उसको तो कह देगा हाँ मुझे तो अच्छा लगा, ठीक लगा, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, तो इट्स ऑल राइट, डजंट मैटर, आई विल स्टिल डू माई थिंग्स। अगर उसको कुछ खाना है और उसको वो कोई नहीं दे रहा लाके, तो वो खुद खड़ा होके उठ के ला सकता है। उसको पानी पीना है, उसको कोई पानी का ग्लास नहीं लाके दे रहा, तो वो ये नहीं कहेगा कि मुझे पानी का ग्लास कोई लाके ही दे। वो खड़ा होएगा, पानी का ग्लास निकालेगा, उसमें पानी डालेगा, पी लेगा, सिंपल। और उसे कुछ बुरा भी नहीं लगेगा। अगर कुछ बुरा लग गया तो वो एक्सप्रेस भी कर देगा या कर देगी। बहुत जल्दी माफ़ भी कर देंगे, बहुत जल्दी नाराज़ भी हो सकते हैं। बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं ऐसे लोग दूसरों के लिए, लेकिन फिर भी वो भी उसी एनर्जी में आ जाते हैं कि यू कैन लाइक देम और यू कैन हेट देम, बट यू कैन नॉट इग्नोर देम। तो जब कोई इंसान सत्यता के साथ चलता है ना, तो वो बहुत सारे बीमार लोगों को हील कर सकता है जस्ट बाय बीइंग देयर सेल्फ। तो ठीक है, अगर आपके साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप करना चाहते हो तो करो, लेकिन जैसे कि आजकल की फिल्मों में दिखा रहे हैं या आजकल की वेब सीरीज़ में दिखा रहे हैं, कैसे दिखाते हैं जो गलत है। जैसे कि एक कपल है जो रियल लाइफ में मैरिड है, ठीक है, अब रियल लाइफ में उनको कोई एक्ट करना है या कुछ भी परफॉर्म करना है, तो उनके किसी और से शादी हो रही है, किसी और के साथ इंटीमेट सीन्स हो रहे हैं, तो वो करके दिखा रहे हैं।
वो इसे जस्टिफाई करते हैं कि ये तो हमारा प्रोफेशन है, ये हमारा काम है, हमारा ऑक्यूपेशन ही कुछ ऐसा है कि हमें अपने पार्टनर के साथ हम फिजिकल लॉयल्टी में नहीं रह सकते, हमको इमोशनल, मेंटल, फिजिकल हर तरह से हमें दूसरों के साथ भी रहना हो सकता है। वो एक भी हो सकते हैं, वो दो भी हो सकते हैं, जिसके साथ जोड़ी पसंद आ जाए तो 10 भी हो सकते हैं। ये हमारा काम है क्योंकि हम एक पात्र को निभा रहे हैं। लेकिन अगर यही चीज़ कोई आम इंसान करेगा तो बहुत बड़ा बखेड़ा हो जाएगा। इसीलिए कोर्ट केसेस चलते हैं, डिवोर्सेस होते हैं, खून खराबे हो रहे हैं, लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आम आदमी उस चीज़ का अनुसरण सत्यता के साथ नहीं कर पाता या कर पाती। आम आदमी के अंदर जेलसी है, पोजेसिवनेस है। तो इनसे सीखना क्या है? ये जो दिखा रहे हैं, क्या ये सही है? इसको क्वेश्चन करना है, क्या ये सही है? देखिए, सही और नहीं ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं ओपनली कर रहे हैं, यानी कि उनके जो एक्चुअल रियल लाइफ पार्टनर्स हैं वो उस चीज़ से ओके हैं। क्योंकि अगर वो पब्लिकली कर रहे हैं तो आई एम श्योर उनको पता है। लेकिन क्या प्राइवेटली भी वो चीज़ें कर सकते हैं? क्या प्राइवेटली वो एक दूसरे को छोड़ के किसी और के साथ दिन रात घूम सकते हैं, जा सकते हैं? या फिर वो सिर्फ अपने ऑक्यूपेशन के थ्रू ही इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? ये हमें सोचना है। या फिर हम जिनको इतना ज़्यादा पूजते हैं, मतलब मैं तो नहीं, सॉरी, आई डोंट वर्शिप देम, आई ओनली वर्शिप सोर्स, माई मास्टर्स। तो जो भी लोग उनको भगवान समझ के उनको वर्शिप करते हैं, उनको सिर्फ ये सवाल पूछना है कि क्या वो अपनी असल ज़िंदगी में इन्हीं चीज़ों का अनुसरण करना चाहते हैं, कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्या वो इसे ऑनेस्टली और ओपनली कर सकते हैं या नहीं? यानी कि अगर कोई दो इंसान रिलेशनशिप में है और उनको ओपन रिलेशनशिप में जाना है, मोनोगमस नहीं होना है, और भी रिलेशनशिप्स बनाने हैं, क्या वो ऑनेस्टली अपने पार्टनर को ये बोल सकते हैं? और क्या उनका पार्टनर भी ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर सकता है? और फिर क्या अगर उनका पार्टनर भी ऐसा करना चाहे जैसा वो करना चाहते हैं तो विल दे बी ओके? ये सारे सवाल लोगों को पूछने चाहिए खुद से। अगर तो उनको लगता है हाँ एवरीथिंग इज ओके, देन ग्रेट, यू कैन फॉलो एनीवन। मगर अगर ऐसा नहीं है तो क्वेश्चन करना चाहिए कुछ लोगों को कि क्या जो हम देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, क्या ये सही है या ये नहीं है? ठीक है, अब जैसे कपड़ों के लिए भी हो सकता है, ये खाने के लिए भी हो सकता है। ये फॉर एग्जाम्पल एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ था जिसमें कि आलिया भट्ट एक एक्ट्रेस किसी शूट पे गई थी और वहाँ पे उसने बोला कि मेरी चाय में आप चीनी मत डालिए, चीनी इज़ वेरी बैड फॉर हेल्थ, चीनी बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, और एक बहुत ही हाइपर रिएक्शन दिया था। लेकिन आप देखिए जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स आलिया भट्ट करती हैं कोल्ड ड्रिंक्स के, इन सब में चीनी होती है। तो यानी कि अपनी असल ज़िंदगी में तो आप चीनी की एक बूंद भी नहीं लेना चाहते, लेकिन पूरी दुनिया को आप चीनी से बने हुए इतने सारे प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज करके दिखा रहे हो। मैं ये नहीं कह रही मीठा मत खाओ, मैं ये नहीं कह रही लोगों को मत खाओ, लेकिन मेरा क्वेश्चन है क्या रियल लाइफ और रियल लाइफ में ये लोग सेम होते हैं? नहीं, ये आपको क्वेश्चन करना है या आम लोगों को क्वेश्चन करना है। तो ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी कुछ ऐसी होगी आने वाले समय में भी और अभी भी, जो जितना ज़्यादा इनर वर्क करेगा वो उतना ज़्यादा इन चीज़ों में स्ट्रांग हो जाएगा। वो यही कहेंगे कि हम तो सिर्फ सोर्स की पूजा करेंगे, हम सिर्फ सोर्स को फॉलो करेंगे और हम अपनी लाइफ में भी इंडिजिनस कल्चर को ही फॉलो करेंगे। क्योंकि रिलीजन बहुत पोल्यूटेड हो गया आजकल, रिलीजन भी बहुत ज़्यादा, उसको भी सुधार की ज़रूरत है। हर रिलीजन में कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं कि एबरेशंस आ गए हैं, और प्योरिटी के साथ मैं कहती हूँ सिर्फ चक्रा अलाइनमेंट ही एक ऐसी चीज़ है। अगर आप चक्रा अलाइनमेंट पे वर्क करते हो, चक्रा थेरेपी करते हो, सिमरन से, नाम से, जाप से, ध्यान से, जब हम इन चीज़ों को यानी कि थर्ड आई पे वर्क करते हैं, थर्ड आई पे और सोलर प्लेक्सिस पे आप एक साथ वर्क कर सकते हो। ये दोनों काम आप इन द सेम टाइम कर सकते हो। ये सबसे पावरफुल मेडिटेशन है पूरे वर्ल्ड की, पूरे कॉस्मॉस की, पूरी एंटायर कॉस्मिक रियलिटी में। अगर आप थर्ड आई और सोलर प्लेक्सिस को साथ में अलाइन करके आप अपने में काम करते हो तो वो आप पे सबसे ज़्यादा वर्क करता है। उससे इंसान की जिंदगियां बदल जाती हैं। तो धीरे धीरे ये जो सात्विक चीज़ें हैं ये आपकी लाइफ में आती रहेंगी। अब ये सात्विक वर्ड मैं आपके सामने कह रही हूँ तो ये मैं ऐसे आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं कह रही हूँ, वो इस कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई होता है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। यानी कि ट्विन फ्लेम्स वो लोग हैं जो अधिकतर करके सात्विक लाइफस्टाइल ही जीना प्रेफर करते हैं, और जैसे जैसे उनका इनर वर्क और भी अच्छा हो जाता है, किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली डिवाइन या फिर सात्विक लाइफस्टाइल में आ जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी 3 तरह की लाइफस्टाइल और 3 तरह के फेट्स के बारे में बताया है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। तो
इन तीनों का डिफरेंस पता करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। मैं तो यही चाहूँगी कि आप ये चैप्टर पढ़ ही लें। चैप्टर 17 में मेंशन किया है, तीनों तरह के फेथ्स के बारे में बताया, और ये भी बताया कि इन तीनों फेथ्स के गॉड्स एंड गॉडेसेस कौन होते हैं। यानी कि सात्विक पीपल ऑलवेज वर्शिप सेलेस्टियल बीइंग्स, हायर मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स एंड गॉड्स एंड गॉडेसेस। और जो तामसिक और राजसिक होते हैं उनके गॉड्स कोई और होते हैं। आप खुद रिसर्च करेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा जान के, जो कि हमारे वर्ल्ड में आजकल हो रहा है। हमारे वर्ल्ड में ज़्यादातर लोग जो राजसिक लाइफ में हैं उनके गॉड्स एंड गॉडेसेस राजसिक ही हैं, क्योंकि राजसिक लाइफस्टाइल, तामसिक लाइफस्टाइल और सात्विक लाइफस्टाइल तीनों अलग अलग होती हैं। कई लोगों की कॉम्बिनेशन भी होती है। और जब आप इनर वर्क में आगे बढ़ रहे होते हो तो हो सकता है शुरू में आपकी भी तामसिक रही हो, फिर धीरे धीरे राजसिक, फिर धीरे धीरे सात्विक, ऐसे भी बढ़ती चली जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग किसी को जज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस प्लैनेट पे लोग जब आते हैं ना तो वो भी सिन करते हैं, वो भी गलत कंपनी में जाते हैं। बैड कंपनी का असर तो आई थिंक सब पे होता है। काजल की कोठरी में कैसो ही जतन करो, काजल का दाग भाई लागे ही लागे। कितना जती हो कोई, कितना सती हो कोई, कामनी के साथ काम जागे ही जागे। तो कंपनी का ऐसा असर होता है लोगों के ऊपर। मूरख की प्रीत बुरी, जुए की जीत बुरी, बुरे संग बैठ चैन भागे ही भागे। काजल की कोठरी में कैसो ही जतन करो, काजल का दाग भाई लागे ही लागे, भाई लागे ही लागे। तो ट्विन फ्लेम्स इस बात को अच्छे से समझते हैं, समझने लग जाते हैं आगे जाके जैसे जैसे एडवांस होते हैं। ट्विन फ्लेम, स्टार सीड, लाइट वर्कर्स, ये सब एक ही हैं, अलग अलग नाम है बस इनके, बट कैटेगरी वाइज हो जाता है क्योंकि अलग अलग टाइप के लोग भी होते हैं। फिर उनके पिछले जन्मों के अलग अलग संचित कर्म होते हैं, अलग अलग दुनिया से आए होते हैं, गैलेक्सी से आए होते हैं। अब इन बातों को या तो आप कह सकते हो हाँ ऐसे ही हैं, या तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि सत्य तो यही है कि हम सब मरते हैं और हम सब पैदा होते हैं। तो मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं और पैदा होने से पहले हम कहाँ होते हैं, ये क्वेश्चन तो हर इंसान को पूछना ही चाहिए। कहीं से तो आते ही हैं और कहीं तो जाते ही हैं, राइट। तो इसी इंटरेस्टिंग बात पे मैं यहाँ पे अपना ये वीडियो क्लोज करती हूँ, व्लॉग क्लोज करती हूँ। और आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका इंटरेस्टिंग आंसर जब मैं दूंगी तो वो पूरी कम्युनिटी को हेल्प करेगा, राइट। और आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन पे। आप इस चैनल को ज्वाइन करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आप मेरी बुक ले सकते हैं इन द नेम ऑफ लव ओनली ऑन Amazon Kindle। और उसके अलावा इफ यू वांट टू गेट इनटू पर्सनल सेशंस विद मी, थेरेपीज यू कैन टेक फ्रॉम मी, एंड यू कैन गेट इनटू एनर्जी रीडिंग सेशंस विद मी, देन यू हैव टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जब आप अगर इंडिया से हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं टू गेट माय डिटेल्स फॉर बुकिंग द सेशंस। और अगर आप बाहर से हैं तो जो पेपैल लिंक दिया हुआ है, इट जस्ट वर्क्स फाइन। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।